मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कीर्तिमान सिंह। मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और प्रदेश को उद्योगों का हब बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार लगातार प्रयासरत है। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विदेश दौरे पर हैं। पहले दुबई और अब स्पेन का दौरा कर मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश का विकास मॉडल पेश कर निवेशकों को निवेश के लिए न्योता दे रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी स्पेन यात्रा के तीसरे दिन बार्सिलोना में मार्काबाना का दौरा किया और कैटालोनिया सरकार के विदेश मंत्री जैम डच गुरलोट से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कृषि, शिक्षा, निवेश, खेल, पर्यटन और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश और स्पेन के बीच में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने 250 एकड़ में फैले यूरोप के प्रमुख कृषि करने के बाद कहा कि ये फसलों की बिक्री, प्रोसेसिंग और स्टोरेज के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र है। उन्होंने कहा कि ये परिसर मध्य प्रदेश के किसानों के लिए प्रेरणा है। हम प्रदेश में ऐसा मॉडल विकसित करेंगे जो किसानों को स्पेन और अन्य देशों में अपनी उपज बेचने का अवसर देगा। ये मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। स्पेन यात्रा के तीसरे दिन सीएम मोहन यादव ने कैटालोनिया की कंपनियों को फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने प्रदेश की नई औद्योगिक नीति और मजबूत लॉजिस्टिक नेटवर्क के बारे में बताते हुए कहा कि यूरोपीय कंपनियों के लिए मध्य प्रदेश में निवेश का यह सही समय है। उन्होंने बार्सिलोना के विश्वविद्यालयों के साथ मध्य प्रदेश के प्रमुख संस्थानों जैसे आईआईटी इंदौर और आईआईएसईआर भोपाल के बीच में अकादमिक और शोध यानी कि रिसर्च सहयोग को बढ़ावा देने की बात कही। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश विश्व स्तरीय अनुसंधान और नवाचार का केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने एफसी बार्सिलोना फाउंडेशन के साथ खेल और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में साझेदारी की संभावनाएं भी तलाशी। साथ ही सांची, खजुराहो और भीमबेटका जैसे विश्व धरोहर स्थलों को यूरोप में प्रचारित करने के लिए संयुक्त पर्यटन अभियान पर सहमति भी बनी है। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए प्रदर्शन कला, सिनेमा और साहित्य में सहयोग का प्रस्ताव भी रखा गया है। इस दौरान स्पेन की कंपनी सबमर और एमपीएसीडीसी के बीच एमओयू हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि इस स्पीड और क्लैरिटी को देख करके एक बात तो साफ है कि असरदार नेतृत्व जब नीति को दिशा देता है तो निवेश भरोसे से खींचता है। और यह सिर्फ एक एमओयू नहीं बल्कि संकेत है उस डिजिटल ग्रीन फ्यूचर का जिसकी नींव मध्य प्रदेश में तैयार हो रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ बयान दिया इस दौरान सुनिए जरा आप पहले। इसके लिए भारत स्पेन सांस्कृतिक सहयोग के लिए हमने ये वर्ष निश्चित किया है, जिसके माध्यम से स्पेन के साहित्यकार, कलाकार, विद्वानों को भारत में आमंत्रित करके हम आपस में इस खास करके स्पेन फिल्म कमीशन के साथ हमने एक एमओयू किया जिसपे हम ठोस कदम उठाएंगे। मैं खेलों के लिए भी कल लालिना और यहाँ के भी ऐसे कई सारे फुटबॉल के एसोसिएशन से भी बात कर रहा था और हमने कहा कि भविष्य में ओलंपिक में हमारे यहाँ कई प्रकार के अलग अलग क्लबों के साथ विभिन्न खेलों में भी एक दूसरे से साझा रूप से हम आगे बढ़ सकते हैं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन करने के लिए बहुत थोड़ा समय है। मैं मान के चलता हूँ हमारे प्राकृतिक रूप से भी उन बातों का आग्रह किया है जो हजारों लाखों साल से भारतीय अपने उन प्राकृतिक संबंधों के बलबूते पर संस्कृति को लेकर के दुनिया में अलग से गौरव हासिल करते आए। इसलिए इकबाल ने कहा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। वो कुछ बात में एक महत्व की बात यही है जो जियो और जीने दो में विश्वास करती है। हमारे साथ ये साझा संबंध न केवल व्यापारिक दृष्टि से बल्कि मानव मूल्यों की दृष्टि से भी ऐतिहासिक रोल अदा करेंगे। इस नाते से आइए, स्पेन अब उस तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ की संभावना हमने वैश्विक नक्शे पे आज के दौर में देखी है कि आज यूरोपियन देशों के लिए अगर सबसे सही राह पे चलने वाला एक साझेदार की बात करेंगे तो हमारा भारत उस दिशा में अपनी भूमिका अदा करने के लिए तैयार है, जिसकी वर्षों से इंतजार था। और भारत के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके उसी प्रकार से बढ़ रहा है, जब न केवल हमारे टूरिज्म में बल्कि नई टेक्निक में, अलग अलग प्रकार के एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, फूड इंडस्ट्री और खासकर आज जब मैं यहाँ सवेरे उस मार्केट में गया जहाँ हमने खास करके आपके यहाँ के सभी प्रकार के फल, फूल, सब्जी
उसके मार्केट के आधार पर जो रचना बनाई है, हमने तो वही बात भी की थी। और ये उसी प्रकार से जब हमारे अपने ये जो फूड सप्लाई चेन को संभालते हुए दुनिया के अंदर एक अलग प्रकार से स्पेन ने अपनी जगह बनाई है। इस बात की प्रसन्नता है जब हमने हमारी कपास की उत्पादकता के आधार पर, जब मैं इंडिटेक्स में कपड़े की इंडस्ट्री के साथ गया, मेरे साथ कई हमारे अपने वहाँ से जुड़े हुए उस रोजगार के आधार पर इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे, तो जिस प्रकार से वहाँ बात हुई वो हमारे संबंधों को और प्रगाढ़ करती। जब उनने कहा कि आप एनर्जी भी अगर उपयोग करते हैं, बिजली उपयोग करते हैं, तो ग्रीन एनर्जी होना चाहिए। और जब हमने उनको बताया कि आपकी लिमिट क्या है, तो उनने कहा 35-40 तक उनने लिमिट ग्रीन एनर्जी से सब कुछ उत्पादन का है। हमने कहा ये 30-40 की छोड़ो, हमारे यहाँ 3 साल के अंदर हमारे सभी प्रकार के किसानों के लिए 32 लाख सोलर एनर्जी के पंप हम देने वाले हैं। हम उसी भाव से आगे बढ़ रहे हैं जिस ढंग से आपकी कल्पना है। और केवल एक नहीं, मध्य प्रदेश के अंदर हमारी जितनी कुल उत्पादकता बिजली की है, उस उत्पादकता में आधी से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी हम अपने सोलर से, विंड से, पावर स्टोरेज से न केवल देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए एक आदर्श राज्य बनने की तरफ हम ठोस कदम बढ़ा रहे हैं। जिस प्रकार से बार्सिलोना ने वैश्विक नवाचार और संस्कृति को प्रोत्साहित किया है, मध्य प्रदेश भी स्थिर शासन, सरल प्रक्रियाओं और तेज निर्णय की क्षमताओं के आधार पर दुनिया का विश्वास जीतने में ठोस कदम उठा रहा है। मैं ये आपको ये आश्वस्त कर सकता हूँ राज्य सरकार के मुखिया के नाते से। हमारे लिए भारत के संदर्भ में तो सारी बातें आई चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था में भारत अपने स्थान पर है और कुछ समय बाद ये तीसरे स्थान तक भी अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से पहुंचेगा। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार, माननीय प्रधानमंत्री जी का चमत्कार दुनिया देख रही है, एहसास कर रही है। उनकी प्रेरणा से मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ऐसे कई औद्योगिक विकासों की नई दिशाएं प्रारंभ। और चलिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं चर्चा के लिए। सचिन के वर्मा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। सचिन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। रितेश त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। रितेश जी, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले सचिन जी आपके पास आना चाहूँगा। बीजेपी कह रही है कि इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो MOU हुआ है सब टेक्नोलॉजी से, उससे जो करार हुआ है उसके बाद मध्य प्रदेश की सूरत बदल जाएगी। जरा बताइए कैसे सरकार इस बारे में सराहनीय जो पहल कर रही है उसके बारे में क्या सोच रही है अभी बीजेपी की? क्या है भाई, यूरोप की जो ग्रोथ का जो इंजन है वो स्पेन है। स्पेन की जीडीपी ने जो है जर्मनी की जीडीपी को भी क्रॉस कर दिया है और यूरोप का चौथा सबसे बड़ा देश जो है वो स्पेन है। तो स्पेन का की जो भौगोलिक स्थितियां हैं वो मध्य प्रदेश के साथ में काफ़ी कुछ मिलती जुलती हैं। वहाँ पर भी एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो वहाँ की प्रमुख आय का स्रोत है। टूरिज्म भी जो है वो भी काफ़ी जो है आय का स्रोत वहाँ पर बनाया हुआ है। और वर्ल्ड की बेस्ट मीन्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जिसमें कई इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो वहाँ पर हैं। तो इस तरह से जो है स्पेन और मध्य प्रदेश के बीच में जिस तरह का सांस्कृतिक अगर ट्रांजैक्शंस होते हैं, अगर इस तरह की अगर सांस्कृतिक आपस में कल्चरल एक्सचेंज के लिए हम जाते हैं तो उससे काफ़ी कुछ जो है मध्य प्रदेश को फ़ायदा होने की उम्मीद है। जैसे कि ग्रीन और एंड क्लीन एनर्जी का जो आज जिस तरह से वर्ल्ड लेवल पे जिस हर कंट्री उस ओर देख रहा है, वहीं पर सोलर और विंड पावर के में मध्य प्रदेश इस देश में काफ़ी अग्रणी है और हम उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस तरह से स्पेन ने उसमें कई नई टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया हुआ है, तो उस टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को मिले। और मध्य प्रदेश में जिस तरह से ट्रंप ने जो टैरिफ का एक जो अभी एक थ्रेट पूरे सारी कंट्रीज को दे रखी है, उसमें नाटो कंट्रीज में स्पेन को भी उन्होंने बोला है कि जो जीडीपी का 5% है वो उसे डिफेंस पे स्पेंड करना पड़ेगा। तो स्पेन कहीं ना कहीं 3% जो है डिफेंस पे खर्च अपनी जीडीपी का खर्च करेगा
और उसको उस सेक्टर में वो अब ये देख रहा है कि चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में भारत जो है डिफेंस सेक्टर में काफ़ी जो है एक लाइमलाइट में आया है, और कई देश जो हैं वो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स हैं और आर्म्स एंड एमुनेशंस हैं उसकी डिमांड जो है वो कर रहा है। तो उस सेक्टर में भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कोई डिफेंस इंडस्ट्री या ड्रोन इंडस्ट्री लगने की भी एक संभावना है, जिसमें कहीं ना कहीं स्पेन का कोलैबोरेशन भी हो। तो इस तरह से मध्य प्रदेश जो है स्पेन के साथ में कई सेक्टर्स में हम बात कर रहे हैं, और उम्मीद है कि एक बड़ा निवेश जो है स्पेन से जो है मध्य प्रदेश में आएगा। ठीक है, बड़ा निवेश आएगा स्पेन से। रितेश जी, आप कैसे देखते हैं इस एमओयू को, इस करार को, डील को? और बीजेपी का दावा है कि इससे मध्य प्रदेश की सूरत आने वाले समय में बदल जाएगा, क्योंकि देखिए सबमर जो एजेंसी है, टेक्नोलॉजी है, इससे आने वाले समय में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार होगा, मध्य प्रदेश अग्रणी हो जाएगा पूरे देश में। सबसे पहले तो आपके चैनल से सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए मैं अपना कहना चाहूंगा। देश की सरकार विगत जब से मोहन यादव जी आए लगभग 18 महीने से ज्यादा का समय हो गया है, और पूरे प्रदेश में इनके डेटा अनुसार लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट भी हुआ है। तरह तरह की इंडस्ट्रीज के लिए इन्होंने शिलान्यास भी किया है, पर आधार पर धरातल पर कोई भी बात दिखाई नहीं देती। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि इनकी खुद की शासकीय संस्थाओं की रिपोर्ट कहती है। ठीक है, स्पेन डेवलप कर रहा है और डेवलप कंट्रीज से हमारा एसोसिएशन होना देश के लिए हितकारी है, और परंतु ये सारी चीजें सिर्फ भाषणोंबाजी में क्यों ही रह जाती हैं? समय बीतता है और बातें भूल जाई जाती हैं। इसके पहले भी शिवराज सिंह चौहान जी ने 18 साल तक प्रदेश की सत्ता अपने हाथ में रखी और बड़ी बड़ी बातें की। देश के अंदर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट मीट चलाए गए और अंतिम में सारी बातें सिफर साबित हुई, और कहा जाए तो सारी सिर्फ ये घोषणाएं ही साबित हुई। यहाँ तक कि उनकी पार्टी के नेता इस बात पर कहने लगे थे कि शिवराज सिंह चौहान अपने हाथ में नारियल लेके चलते हैं, जहां भी हो वहां पर नारियल फोड़ देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरह से पिछले 1.5 साल के समय में मध्य प्रदेश में निरंतर शिक्षा का स्तर गिरता रहा है, आए दिन कोई न कोई विभत्स घटनाएं अस्पतालों से आती रही है, सड़क न होने के कारण महिलाएं गाँव में ही दम तोड़ देती हैं जिनकी डिलीवरी होनी है, और अभी अभी आपने ऐसी सैकड़ों घटनाएं हुई जहां पे हमारे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण पानी लोगों के घरों में भर चुका। तो आपको लगता है कि जब तक हम अपनी बेसिक नीड्स को, बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं लेकिन कर पाते, रितेश तो त्रिपाठी जी, आपको इतने क्या बड़े लगता नहीं है कि कुछ पहल जो सरकार की तरफ से अच्छी की जा रही है उसकी तारीफ भी मैं होनी इसको चाहिए? अप्रिशिएट करता हूं, मैं बिल्कुल सर इसको अप्रिशिएट करता हूं, और सरकार को पहल करनी चाहिए, पर इनका क्रियान्वयन फील्ड पर क्यों नहीं हो पा रहा है? हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, सोलर की बात कर रहे हैं, और हमारा किसान इस देश में यूरिया के लिए और बीजों के लिए डंडे खा रहा है। क्या इस बात से गलत है? आपके चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं सचिन जी से। सचिन जी, धरातल पर कह रहे हैं रितेश जी की वो उतरेगा नहीं और वैसे ही रह जाएगा। देखिए, ये जो अप्रिहेंशन है रितेश जी का, अब देखिए 18 जो है पॉलिसीज जो है वो मध्य प्रदेश में बदली गई है। जो जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुई थी तो उसके पहले अगर आपको याद हो तो डॉक्टर मोहन यादव जी इस देश के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस में जाकर उन्होंने 1-to-1 इंटरेक्शंस किए थे, और उसके बाद आने के बाद में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट के पहले सरकार में इन सब जो चर्चाएं हुई थी, जो भी संवाद हुए थे, उस पर गहन चिंतन किया गया, और 18 पॉलिसी जो है उसमें रद्दोबदल किया गया, काफ़ी बड़ा चेंज किया गया। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी जो है उसमें भी जो है मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। तो हम ये सोचते हैं कि उन बदलावों के बाद में कई जो परमिशंस थी उसमें डीमिंग क्लॉज जोड़ दी गई है कि अगर वो एप्लीकेशन जो है सर्टेन पीरियड के बीच में अगर वो डिसाइड नहीं होती है तो उसको अप्रूवल मान लिया जाएगा, डीमिंग अप्रूवल मान लिया जाएगा। तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं उससे ईज ऑफ बिजनेस में भी कि इंडेक्स में भी मध्य प्रदेश काफ़ी ऊपर आया है। और अगर 2014 के बाद देखें तो इस देश में जो एफडीआई का जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 119% का हुआ है। आज की डेट में जो एफडीआई का जो फिगर है वो 664 बिलियन यूएस डॉलर का है। तो एक पूरा एक इनऑल जो है ऊपर से नीचे तक जो है पॉलिसी में काफ़ी बड़े चेंजेस किए गए हैं, और अब इन्वेस्टर्स जो हैं ग्लोबल तौर पर इंडिया को एक इन्वेस्टमेंट हब के रूप में जो है वो पसंद करने जा रहे हैं।
बिल्कुल, दोनों गेस्टों की तारीफ करनी होगी, बहुत अच्छे से आप लोग अपनी बात रख रहे हैं। रितेश जी, सचिन जी कह रहे हैं देखिए हमने बदलाव किया है, आने वाले समय में ये धरातल पर भी उतरेगा और दिखेगा भी, और तमाम उन्होंने टेक्नोलॉजीज गिनाई हैं। देखिए, पॉलिसीज कभी चेंज क्यों की जाती हैं? पहली बात तो कहीं ना कहीं इस बात को ये अपोलोजाइज कर रहे हैं कि जो पॉलिसीज में प्रदेश 2 दशकों तक चला, वो पॉलिसीज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर उनमें ड्रॉबैक्स थे और उन पॉलिसी को बदलने की जरूरत थी। तो मेरा ये कहना है कि इतनी लेट अपने आप को आत्ममंथन करना या इन पे सुपरविजन करना कि हमने कितनी बड़ी मिस्टेक कर डाली और 2 दशकों तक प्रदेश के जो अरबों खरबों रुपए बर्बाद हुए, उसकी चिंता कौन करेगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? और उसकी कंडीशन में जब मध्य प्रदेश पर 4 लाख करोड़ का कर्ज हो। नंबर 1। नंबर 2, मैं सबसे बड़ी बात ये उठाना चाहूंगा कि ठीक है, आपने अपने में सुधार कर लिया, अच्छी बात है, समय अनुसार सुधार होना भी चाहिए, चीजों में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। परंतु अब जब समय 1 साल से ज्यादा का समय बीत गया है, पिछले 1 साल पहले मुख्यमंत्री ने स्टेप बाय स्टेप लगभग 7 अलग अलग जोनों में, चाहे रीवा हो, चाहे चंबल, चाहे भोपाल, चाहे सागर, जबलपुर, सभी जोन पे अलग अलग इन्वेस्टर्स मीट करी थी। तो क्या मेरे काबिल प्रवक्ता बता पाएंगे कि अभी कितने प्लांट इनके स्टार्ट पोजीशन पे है? क्योंकि जो रिपोर्ट आई है मध्य प्रदेश सरकार की, वो बहुत ही कहा जाए चिंताजनक है। अपने आप में वो सरकार का टेम्परेचर बढ़ा देती है। कोई भी बहुत ज्यादा जॉब्स नहीं आई हैं, और जो जॉब्स आई भी हैं वो सिर्फ खाना पूर्ति की है, मतलब आउटसोर्सिंग के दम पर कुछ कंपनियों ने हायर किया है। बाकी कोई भी फर्म अभी तक काम नहीं कर पाई। मैं मानता हूँ चलो ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में टाइम लगता है, पर सर्विस यूनिट तो काम उनको अपनी ब्रांचेस स्टार्ट करनी थी। और हालात इतने खराब हैं कि जिस बाबा रामदेव की कंपनी को बार बार सुप्रीम कोर्ट उसकी क्वालिटी के को लेकर कटघरे में खड़ा करता रहा है, और जो खुद का जिसका फाइनेंशियल आप देखें ग्राफ तो बहुत ही कहा जाए उलझा हुआ है, वो ऐसी कंपनी को एयरपोर्ट में जाके MOU साइन करना पड़ता है, 500 करोड़ की डील की जाती है। तो ऐसी क्या सरकार की व्यवस्था है कि ऐसे बाबा लोगों के जिन पर खुद सरकार सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक्चर लगाती है, जिनके प्रोडक्ट्स में कई बार एलिगेशंस लगे हैं, जो खुद भारतीय मानकों पर साबित नहीं कर पाए, मापदंडों पर, और कई ऐसे विदेश, चाहे USA हो, चाहे यूरोप हो, जहां पे इनके प्रोडक्ट्स में बैन कर दिया गया है। तो ऐसी कंपनियों के सामने सरकार को नतमस्तक होना पड़ता है, एयरपोर्ट जाके सरकार को पड़ता है कि आप हमारी जमीन हायर करिए। तो मैं पूछता हूँ सरकार जैसे क्या लेकिन रितेश जी, मुझे नहीं लगता है कि चाहे वो भारतीय कंपनियां हो या विदेशी कंपनियां, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए और विरोध नहीं होना चाहिए। अगर भारतीय कंपनी वहां पर लगा रहे हैं, अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं इस पर विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं मापदंड पे बात कर रहा हूं कि जो इनके मानक हैं, वो मानक जो भारत के कहा जाए तो खाद्य पदार्थों के होना चाहिए, IFSI की जो प्रोडक्ट का वो है, तो उन मानकों पर खरी नहीं उतरी है। मैं इस पे वो नहीं कर रहा हूं। ये तो अच्छी बात है कि हमारे देश की कोई कंपनी, स्वदेशी कंपनियां हैं, हाँ। और वो देश से ही प्रॉफिट अर्न कर देश पे इन्वेस्ट कर रही है, तो अच्छी बात है। ठीक है सचिन जी, जो शरीर है, जो आज कैंसरस प्रोडक्ट जो बढ़ रहे हैं, सरकार पे सवालिया निशान खड़े किए। मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, सचिन जी से जवाब ले लेते हैं। देखिए रितेश जी, ऐसा है कि आप मूल भावना जो है वो आप कहीं ना कहीं आप एक्सप्रेस कर देते हैं कि आपको साधु संतों से, महात्माओं से पता नहीं क्या एक आप कहाँ डिबेट को लेके जा आप रहे देखिए हैं? देखिए देखिए मैं सचिन जी, आपको आप कहाँ नहीं डिबेट सचिन को जी, लेके साधु जा संत रहे वाली हैं? बात ही नहीं है इसमें, वो कंपनियों की बात कर कहाँ रहे हैं। डिबेट को लेके जा रहे हैं? मैं अडानी इंडस्ट्रीज पे भी आ रहा हूँ रितेश जी। अडानी इंडस्ट्रीज आप का बस कितना उसी बड़ा पे रुकिए, investment जो है, मुद्दा आपने मुद्दे से मत भटकिए सचिन जी। तेलंगाना स्टेट में लिया है। तेलंगाना स्टेट में आपने 100 करोड़ रुपए का डोनेशन भी लिया है अडानी ग्रुप से। वापस कर, आप जो है वो डोनेशन हमने वापस कर दिया सचिन जी, वो डोनेशन सरकार ने वापस कर दिया है। जिस पे आरोप लगाते हैं उन पे कोई आरोप सिद्ध है क्या? आप बाबा रामदेव की कंपनी पर कोई आरोप सिद्ध हो गया है क्या? उनको कन्विक्शन मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब आपके जो नेता हैं वो कन्विक्टेड है। अभी वो बोल रहे हैं, उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा रितेश जी। राहुल गांधी जी वो कन्विक्टेड हैं, वो बेल पे चल रहे हैं। अभी फिर से उन्होंने एक मुकदमे में बेल ली है, तो वो कन्विक्टेड हैं। यहाँ बाबा रामदेव के ऊपर किसी भी तरह का कोई एलिगेशन प्रूव नहीं हुआ है, आज किसी कोर्ट ने उनको कन्विक्ट नहीं किया है। बात समझिए, दोनों का फर्क समझिए कि आरोप लगना और कन्विक्शन होना, दोनों में काफी बड़ा फर्क होता है। आपके नेता जो है कन्विक्टेड हैं, बेल पर हैं अभी सुप्रीम कोर्ट से, तो कन्विक्शन के बाद भी जिसको आप अपना नेता बनाने में गुरेज नहीं कर रहे हैं,
की फोटो ले लेके घूमते नहीं, हैं। ये डिबेट से परे हो जा रहा है सचिन जी। लेकिन रितेश भी हम डिबेट ये से नहीं, परे हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई कहाँ बात कर रहे हैं? किसकी कंपनी है। अरे भाई, कंपनी आ रही है, भारतीय कंपनी हो चाहे विदेशी कंपनी हो, मैं अगर वो रितेश को रोजगार बोलता प्रोवाइड हूं करवा रही है, कि- रोजगार मिल रहा है लोगों को, तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसमें विवाद की स्थिति, डिबेट की स्थिति होनी ही नहीं चाहिए रितेश जी। जी। देखिए, अब आज की डेट में मध्य प्रदेश में लैंड बैंक है। सचिन जी, रितेश जी से सवाल था ये। जी 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 जी, बताएं। देखिए, ना मेरा साधु संतों से कोई दिक्कत है, पर जिन्होंने बाबा रामदेव जी पर बात उठाई, तो मैं कहना चाहूंगा कि 1 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव अपने में ही खोए रहने वाले व्यक्ति हैं, उन्हें सरकार के मापदंडों से या कोर्ट की जुडिशरी से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे जी, व्यक्ति वो पर हम ऑर्डर कोई अभी कमेंट पढ़ा नहीं हो, करने किस से संबंध में है उसको, उसके बारे में थोड़ा सा डिबेट सुन ले सचिन जी, मैंने धैर्यता डिबेट से सचिन सुना जी है। सुन लीजिए, सचिन आ रहा हूँ जी, सचिन जी, आपके पास सुनना आऊंगा। पड़ेगा उसे, फिर उसे आप एक्सप्लेन सुन लें। करना पड़ेगा। मैं तेलंगाना क्लियर की- नहीं आप दोनों लोगों की आप तारीफ गलत की, बात आप बोलते दोनों लोगों की चले तारीफ हुई है अभी। जाएंगे। सचिन जी, आप आपके पास आऊंगा। रितेश जी बोल लेते हैं, उसके बाद आऊंगा आपके पास। तेलंगाना की सरकार की जो उन्होंने बात उठाई, तो मैं चाहता हूं कि हमारे सचिन जी जाके डेटा चेक करें। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने वो सारे पैसे अंबानी को लौटा दिए। उनका कहना था कि ये डोनेशन के नाम पर यहाँ पर इंडस्ट्रीज में जो है तुमने छूट चाह रहे थे, इसलिए हम किसी भी रूप में जो जनता के हित है उनके साथ समझौता नहीं कर सकते। ये वहां की सरकार का स्टेटमेंट है। मैं चाहता हूं आप इसको थोड़ी सी जाकर पढ़े उस समय सरकार का स्टेटमेंट, तो आपकी बातों को सही साबित होगी। फिलहाल मैं मुद्दों से भटकना नहीं चाहता हूं। अच्छा रितेश जी, एक सवाल मेरा भी इसमें है। रितेश जी, आप कह रहे हैं, आप शिवराज सिंह चौहान की सरकार की आप गिना रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार में कोई भी योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी, जो भी करार हुए वो धरातल पर नहीं उतरी। जरा अपनी सरकार की भी गिनाइए, आपने भी तो राज किया मध्य प्रदेश में सर। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अब आज हम बात करेंगे अगर 25 साल पुराने मध्य प्रदेश की, तो ना तो तब टेक्नोलॉजी थी, तब की समस्याएं और तब के मुद्दे अलग थे। आज हम जिन मुद्दों पर बहस कर रहे हैं, तब तो सिर्फ पत्रकारिता पेपर में हुआ करती थी, पन्नों में हुआ करती थी। आज तो व्हाट्सएप चल रहा है। इस बात आज को तो कहकर आप डिजिटल नकार युग नहीं है। सकते, आज आप तो भाग नहीं AI सकते हैं के जमाना- रितेश जी। सुनिए मेरी बात, सुनिए। तब सड़क, बिल्कुल बिजली, नहीं। पानी और भोजन प्रदेश के सामने बड़ी समस्याएं थी। आज की समस्याएं देश की है एआई जैसी बातें आप कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वैश्विक कंपटीशन की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा अरसा बीत चुका है। तब जो बच्चे हुआ करते थे, आज नहीं, उनके बच्चे पैदा हो गए। आपके समय में आपके सामने चुनौतियां होंगी, वो चुनौतियां अलग होंगी। आज के समय में ये चुनौतियां अलग हैं, इस सरकार के सामने चुनौतियां अलग हैं, ये भी तो मानिए। बिल्कुल, मैं यही बात कह रहा हूँ कि तब की चुनौतियां अलग थी। तब हमें आधारभूत संरचनाओं पे काम करना था, पर आज हमें उन्हें प्रोग्रेसिव जो वर्ल्ड वाइड कंपटीशन है उस स्तर पर हमें सोचना होगा और उस स्तर पे काम करना होगा, क्योंकि ये एआई एज है और वो एज थी सर्वाइवल एज, जब पूरा प्रदेश सर्वाइव कर रहा था, बिजली, पानी और भोजन के लिए संघर्ष कर रहा था। पर आज हम एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज हम वैश्विक कंपटीशन की बात करते हैं, तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि उस अनुसार हमने योजनाएं बनाई और उनका क्रियान्वयन किया। पर क्या मध्य प्रदेश सरकार आज के अनुसार काम कर पा रही है, इस बात पर चिंतन होना चाहिए। आप लोगों ने मूलभूत सुविधाओं को सही किया, लेकिन फिर भी विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन गरीबी देश से हटी नहीं। सचिन जी देखिए, अब मूलभूत सुविधाओं की अगर संक्षेप बात की में, है, सचिन जी रितेश संक्षेप में, हमारे पास समय कमी है। जी, ना तो उस समय सड़क थी, ना बिजली थी, और इस प्रदेश में जो है पूरी अस्त व्यवस्था जो थी, और पूरी कांग्रेस जो पार्टी थी, वो सिर्फ मध्य प्रदेश की लूट पर निर्भर थी। तो ये जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने उस समय जो किया था, उसी का आज जो दंड है वो जनता जो है कांग्रेस पार्टी को दे रही है। चलिए ठीक है, आशा यही है, अपेक्षा यही है। आप दोनों सहयोगियों का, आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सचिन जी आपका, रितेश त्रिपाठी जी आपका शुक्रिया इंडिया न्यूज़ पर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन मध्य प्रदेश नई गति को प्राप्त करे, नई कीर्तिमान को छुए, इसीलिए इस वक्त मध्य प्रदेश की जनता आशान्वित भी है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार से। चलिए फिलहाल के लिए बड़ी बहस में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।